हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि एक क्लास छठवां होगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए। ठीक है, अध्ययन सामग्री होगा। इसके पहले 5 क्लास हो चुका है, उसका अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इतिहास है, ठीक है, संविधान है, भूगोल है, ये सभी हो चुका है। तो आप लोग जाइए इस चैनल पेज पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये छठवां क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना हुआ, योजना आयोग है, ये देख लीजिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ बैंकिंग से संबंधित एसबीआई हुआ, आरबीआई हुआ, बैंक का नेशनलाइज कब किया गया। इसके बाद में योजना आयोग के बाद में फिर इसमें नीति आयोग लागू किया गया। तो ये सभी चीज़ें जो है आती हैं एक भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, इसमें कृषि से संबंधित भी आता है, जैसे कि हरित क्रांति हुआ, दुग्ध क्रांति, ठीक है, ये सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको अगर आप देख लेंगे तो अच्छा खासा इसमें आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें लेटेस्ट डाटा जो है भी दिया गया है इस वाले अध्ययन सामग्री में, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो सबसे पहले 1947 से 1991 तक की अर्थव्यवस्था को हम देखने वाले हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा। और दूसरी जो औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था, वो 30 अप्रैल 1956 को किया गया था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा। अब इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र जो है वो मुंबई है। और रासायनिक उर्वरक की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो भारत जो अभी आत्मनिर्भर नहीं हुआ, यानी कि भारत अभी दूसरे देशों से निर्यात कर रहा है, अभी स्वयं उत्पादन नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से रासायनिक उर्वरक की दृष्टि से भारत क्या है, तो आत्मनिर्भर नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, कुछ वस्तुएं हैं कहाँ पर उत्पादन, जैसे पर्ल फिशिंग के लिए जो तूतीकोरिन जाना जाता है, ऑटोमोबाइल्स पुणे में, पोत का निर्माण मार्मुगांव में, और इंजीनियरिंग सामान पिंजौर में होता है। ठीक है, अब जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई तो उसके अंतर्गत जो है भिलाई इस्पात यंत्र का स्थापना किया गया, और वो भी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर इस्पात कारखाना, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन के सहयोग से जो है स्थापना इसकी की गई थी। और राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि ओडिशा में है, ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए थे। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। भारतीय हीरा संस्थान ये सूरत में स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो ये सन 2000 में भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम बीएसएनएल के नाम से जानते हैं, तो बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुआ था। ठीक है, अब उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है आंवला बरेली, रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है मोदी नगर मेरठ, पॉलीफाइबर के लिए बाराबंकी, और विस्फोटक कारखाना के लिए जो है ये कानपुर शहर जो है प्रसिद्ध है। सूरत के निकट हजीरा में स्थित क्रेभको का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। और भारत एशिया का पहला देश है जिसने कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में वर्ष 1965 में स्थापित किया था। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। श्रम गहन उद्योग में उद्योग होते हैं जिनमें श्रम मूल्य का महत्व जो है पूंजी की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट है, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। कपड़ा उद्योग जो है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ ही सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग भी है। ठीक है, तो ये दो पेपर हो गया है। इसको हम देखें तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका देखेंगे सेम टू सेम वही है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे। चलिए, कपड़ा उद्योग कृषि में देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला जो है दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र आता है, और कृषि जो है पहला सबसे बड़ा क्षेत्र है। जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र का उत्पादन केंद्र कर्नाटक का राज्य बेंगलुरु है। ऊनी वस्त्र मिल उद्योग लगभग 40% पंजाब में है, और पंजाब में अधिकांश ऊनी वस्त्र मिलें लुधियाना, अमृतसर और गुरदासपुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन उत्पादन का एक जो है प्रमुख केंद्र है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वही कुटीर उद्योग था। अखबारी कागज के उत्पादन के लिए भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स अब लिमिटेड नेपानगर में प्रसिद्ध है, जो कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और देवास जो है ये करेंसी नोट की छपाई के लिए फेमस है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म बनता है, ये वायुयान के उपकरण का उत्पादन करती है।
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था और यह खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न लोक उद्यम है। इसके बाद अब हम देखते हैं योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना। तो पहले सबसे पहले योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर किया गया था, ठीक है, 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा। ये एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी निकाय थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। भारतीय आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या क्या है तो ये भी देख लीजिए। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना उद्देश्य है, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना, गरीबी निवारण और रोजगार अवसरों का सृजन करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, पूंजी व निवेश निर्माण, आय वितरण में समानता एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी और समावेशी समृद्ध एवं धारणीय विकास करना, ये सभी जो है भारतीय आर्थिक नियोजन के उद्देश्य हैं, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी तो इसकी अवधि थी 1951 से लेकर 1956 तक, जो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक आई, जो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर जो है बल दिया गया था, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में आई। आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर जो है ये बल दिया गया था। इसके बाद 66 के बाद जो है योजना अवकाश हो गया। 66 से 69 तक का काल जो है योजना अवकाश कहलाया। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 टू 74। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है 1974 टू 79 और इसका मुख्य उद्देश्य होता है गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है 1978-79 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय से एक वर्ष पूर्व वर्ष 1978 में ही समाप्त कर दी गई। फिर इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 का केंद्र बिंदु तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं से संबंधित थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य निर्धारित लक्ष्य में जीडीपी दर 8%, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4% रखा गया था। अब इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के बाद माध्यम से नीति आयोग का जो है गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। योजना आयोग समाप्त हो गया। इसके बाद नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है नीति का तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, ठीक है, डॉक्टर सुमन बेरी। पंचवर्षीय योजनाओं के विकास की उपलब्धि कुछ इस तरीके से दिया गया है, हालांकि इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जान लीजिए 2.1 रखा गया था और प्राप्त हुआ था 3.6, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 7 से 12 तक आई थी 9 रखा गया था और 8 प्राप्त हुआ था। इसके बाद पहली 3 योजनाओं का लक्ष्य जो है राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे और चौथी योजना का लक्ष्य शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था। इसके बाद सभी योजनाओं में जो है सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रहा था, ठीक है। नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग की स्थापना भी मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग को उसके प्रवृत्ति संस्था योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी, बाजारोन्मुख और 10 संस्था माना जा रहा है, ठीक है। नीति आयोग के उद्देश्य क्या क्या है तो पहला उद्देश्य इसका राष्ट्रीय उद्देश्यों की दृष्टि में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का जो है एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा है संरचनात्मक सहयोग पहल के माध्यम से सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। तीसरा है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने हेतु तंत्र विकसित करना और इसे सरकार के उचित स्तर तक जो है पहुँचाना। चौथा है आर्थिक रणनीति एवं नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के सम्मेलन को सुरक्षित करना। पांचवा है समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से समुचित रूप से लाभान्वित न हो पाने का जो है जोखिम हो। छठवां है रणनीति और दीर्घावधि नीति और कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना, पहल करना और उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना। फिर इसके बाद सातवां है महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन करना। आठवां है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों और अन्य साझेदारों के सहयोग के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थक प्रणाली का जो है विकास करना। नवा है विकास के एजेंडे में गति लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु जो है मंच प्रदान करना। 10वां है इसमें कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु जो है प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना। इसके बाद 11वां है आधुनिक संसाधन केंद्र बनाना और जो सुशासन तथा सतत एवं न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर अनुसंधान करे तथा हितधारकों का उसका प्रचार करे, ठीक है। इसके बाद अगला लक्ष्य इसका है उद्देश्य है आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ साथ कार्यक्रमों और
पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन एवं निगरानी करना। ठीक है। फिर इसके बाद 13वां आता है इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों को संपादित करना। ठीक है। नीति आयोग का गठन की अगर हम बात करेंगे तो ये 1 जनवरी 2015 के संकल्प तथा 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा नीति आयोग के गठन की व्यवस्था इस प्रकार है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसके शासी परिषद में सभी राज्यों विधानमंडलों से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होंगे। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य का क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। ये विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित होंगी। उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है। आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले दक्ष विशेषज्ञ और कार्यरत व्यक्ति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे। इसके अलावा पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष के अलावा और निम्न होते हैं, जिससे कि उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और अन्य संबद्ध संस्थानों के अधिकतम 2 पदेन सदस्य चुने जाते हैं। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होती है। फिर आता है इसमें पदेन सदस्य होते हैं, जो कि अधिकतम 4 सदस्य होते हैं, जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो कि भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी, जिनकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और आवश्यकता के अनुसार सचिवालय भी होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लीजिए। वर्तमान में नीति आयोग की संरचना में देखिए तो अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री BVR सुब्रमण्यम है और पूर्णकालिक सदस्यों में BK सारस्वत, रमेश चंद्र और डॉक्टर BK पॉल और डॉक्टर अरविंद विरमानी है। ठीक है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर लेते हैं। तो योजना निर्माण के कार्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था और यह भी जो है संविधानेतर निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना इस तरीके से है। कुछ अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। सदस्य की बात करें तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री। योजना आयोग के सभी सदस्य होते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते हैं। ठीक है। कार्य क्या होता है तो योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना इसका कार्य होता है। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा करना। ठीक है। अब जो स्टाल लगा हुआ है योजना आयोग पर, तो इसका मतलब वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना अभी भी पुरानी स्थिति में यथावत है। यानी सिर्फ योजना आयोग बंद की गई है, उसकी जगह पर नीति आयोग बनाया गया, लेकिन राष्ट्रीय विकास अभी भी चालू है। ठीक है। अब भारतीय संविधान में नियोजन, तो भारत में नियोजन की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना आर्थिक एवं सामाजिक न्याय एवं नीति निर्देशित तत्वों अनुच्छेद 38, 39 और 46 से प्राप्त होती है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची प्रविष्ट 20 में मिलता है। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास की बात करें तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बात करेंगे इसमें। तो उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक होती है पूंजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, दूसरा होता है राज अर्थव्यवस्था, तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अपनी जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक पूछा जाता है बहुत बार, ये किसकी है, इसके लेखक कौन है, तो कौन है, एडम स्मिथ है, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है और प्राथमिक क्षेत्र के तहत जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र एवं खनन तथा उत्खनन शामिल होते हैं। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं तो विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों को शामिल किया जाता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र जैसे कि बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, चिकित्सा इत्यादि सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान हो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है और भारतीय अर्थव्यवस्था जो अपनी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे। हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का एक समुच्चय था। संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की है। ठीक है। इन बीजों की उचित सुविधाएं और संरक्षण मिलने पर इनसे काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सका। इसी कारण बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग कौन है, हरित क्रांति के जनक इन्हें मानते हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक किनको माना जाता है तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्होंने मैक्सिको की पद्धति को भारत में भी अपनाने पर बल दिया तथा भारतीय कृषि में आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों
और उर्वरक और सिंचाई के माध्यम से पोषण दिया गया और कीटनाशकों के माध्यम से इसे संरक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि को मशीनीकरण को भी बढ़ावा दिया गया कृषि में, ठीक है। प्रायोगिक तौर पर 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया तथा वर्ष 1966 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। द्वितीय हरित क्रांति में फसलों के दायरे तथा क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति को संपोषणीय बनाने हेतु कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया। इसमें पूर्वी उत्तर भारत सहित अन्य ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया है जहां संभवतः तो है, परंतु हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। इसमें दलहन जैसी फसलों के उत्पादन पर भी फोकस किया गया है, ठीक है। कृषि वित्त क्या होता है? तो कृषि वित्त की आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए होता है, जैसे कि अल्प अवधि में कृषि आगतों के लिए अल्पावधि ऋण, जैसे कि 15 माह से कम हो, मशीनें आदि खरीदने के लिए मध्यावधि की ऋण 15 माह से 5 वर्षों के लिए, तथा भूमि तथा स्थायी सुधार करने तथा बड़ा निवेश करने जैसी जरूरतों के लिए 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दीर्घकालिक ऋणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कृषि वित्त के स्रोत की बात करेंगे तो पहला है संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, जो कि नाबार्ड के नाम से जानते हैं। तो नाबार्ड पहला आता है, जो कि संस्थागत स्रोत होता है कृषि वित्त के अंतर्गत, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में किया गया था। 1982 में किया गया और ये प्रत्यक्ष तौर पर ऋण न देकर कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं का विनियमन करती है, ठीक है। दूसरा आता है गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत के तहत महाजन, साहूकार, मित्र संबंधी, जमींदार या व्यापारी याद आते हैं। स्वतंत्रता के समय इनकी भूमिका काफ़ी अधिक रही थी। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और सरकार आदि हुए हैं, ठीक है। इसके बाद दिसंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में कृषि हेतु ऋण प्रवाह में विभिन्न संस्थाओं के योगदान का घटता क्रम है, जैसे कि वाणिज्यिक बैंक का 76%, सहकारी बैंक का 13% और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 11% आता है। अब दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध की आपूर्ति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का संबंध श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और कृषि क्रांति जो होता है ये पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। अब कुछ क्रांतियाँ हैं, कृषि क्रांतियाँ और उससे उत्पादन क्षेत्र हैं, तो उनको जान लीजिए। जैसे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। इसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध अंडा अथवा मुर्गी पालन से, लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन से, ठीक है। रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास के उत्पादन से होता है, और स्वर्ण रेशा क्रांति जूट के उत्पादन से होता है। भूरी क्रांति होता है ये उर्वरक के उत्पादन से, गोल क्रांति आलू के उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन से होता है, ठीक है। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इसके बारे में देखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। तो भारत में बैंकिंग के इतिहास की बात करें तो आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था, जो कि यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में यह पहला बैंक था, और 1786 में इसे जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। फिर भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ, और 1808 में इसका नाम जो है बैंक ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास अस्तित्व में आए। आगे चलकर इन्हीं तीनों बैंकों को, प्रेसिडेंसी बैंकों को 1921 में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया, ठीक है। तो भारतीय स्टेट बैंक का ये इतिहास है। 1863 में बैंक ऑफ अपर इंडिया तथा 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। ये भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे, ठीक है। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में होता, ठीक है। 1881 में प्रथम भारतीय ज्वाइंट बैंक जो था वो अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना किया गया। यह सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित बैंक था। इसी क्रम में 1894 में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया गया। भारत में पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो था वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1911 में किया गया। तो इस तरीके से बैंकों का इतिहास रहा। इसके बाद अब बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो भारतीय बैंक इतिहास में एक बड़ी घटना 19 जुलाई 1969 को घटी, जब 14 बैंकों को जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। और इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 को भी 6 और वाणिज्यिक बैंकों का, जिनकी 200 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले थे, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इस तरीके से पहले 14 बैंकों का, इसके बाद फिर 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है, और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का सम्मेलन 4 बैंकों के रूप में किए जाने की बृहद
जो है इन्होंने घोषणा की है, ठीक है, योजना की घोषणा की। और 10 बैंकों का समामेलन इस प्रकार देख लीजिए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, आंध्रा बैंक ऑफ कॉमर्स कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और सिंडिकेट बैंक का विलय जो है कैनरा बैंक में, तथा इसके अलावा इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। और इस समामेलन के क्रियान्वित होने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या घटकर 11 हो गई है, ठीक है। उपयुक्त बैंकों का समामेलन अप्रैल 2020 से प्रभावी भी हो गया है। तो इस तरीके से बैंकों की कितना है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 11 है, ये याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, जिसको आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये जो कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है देश का क्या है, एक केंद्रीय बैंक है, और देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण इसी बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत में एक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा 1926 में गठित जो है हिल्टन यंग के समिति के द्वारा किया गया था, और इसी के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, और इसका जो है राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और सीडी देशमुख जो है स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर बने थे। तो ये सब चीज़ें हैं। आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं इनको जान लीजिए। तो नोटों का निर्गमन करती है, ठीक है। इसके अलावा सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है, और साख यानी कि ऋण का नियंत्रण करती है। तो केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण 2 विधियों से करता है, एक है मात्रात्मक नियंत्रण और दूसरा है गुणात्मक नियंत्रण। कुछ इस तरीके से साख नियंत्रण करती है। परिमाणात्मक या मात्रात्मक साख नियंत्रण उपकरण की बात करें तो इसमें बैंक दर, एमएसएफ दर है, खुले बाजार की क्रियाएं यानी शेयरों की खरीद बिक्री होती है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा दर, सीआरआर और एसएलआर आदि जो है समय समय पर आरबीआई जो है जारी करती है, ठीक है। और गुणात्मक कैसे नियंत्रण होता है, तो न्यूनतम सीमा निर्धारण करती है, नैतिक दबाव एवं सलाह, साख एवं मानदंड का निर्धारण आदि के द्वारा किया जाता है। मात्रात्मक साख नियंत्रण आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में साख सृजन को प्रभावित करता है। गुणात्मक साख नियंत्रण है तो वो किसी क्षेत्र विशेष में साख का नियंत्रण करता है, पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप तरलता नियंत्रण के उपकरण देख लेते हैं, जैसे कि पहला आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सीआरआर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। ये अपनी सभी जमाओं यानी कि मांग जमा एवं सावधि जमा का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है, सीआरआर कहलाता है, ठीक है। 21 मई 2022 अद्यतन मौद्रिक नीति 8 जून 2023 तक जो इसकी दर कितनी थी, 4.5% रखा गया। सीआरआर में बैंकों वृद्धि से जो है, अगर सीआरआर में वृद्धि से होती है तो बैंकों के पास तरलता की कमी आती है, जबकि इसके विपरीत इसमें क्या है, कमी तरलता को बढ़ाती है। तो इस तरीके से जब सीआरआर में वृद्धि होगी तो बैंकों के पास जो तरलता होगी उसमें क्या होगी, कमी आएगी, और जब सीआरआर में कमी होगी तो उसमें वृद्धि आएगी तरलता में। दूसरा है सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर जिसको कहते हैं। बैंकों की समग्र जमाओं का वो अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नकदी जैसी चल और सुरक्षित परिसंपत्तियों के रूप में रखना होता है, एसएलआर कहलाता है, ठीक है। 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह 18% है, और यह भी तरलता से ऋणात्मक रूप में संबंधित होता है, ठीक है। दूसरा आता है, फिर बी पार्ट आता है साख नियंत्रण के उपकरण, तो उसमें आता है रेपो दर। रेपो रेट वह दर है जो जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, उसको रेपो दर कहते हैं। यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को भी प्रभावित करता है। रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आरबीआई से सस्ती ऋण दर पर जो है ऋण प्राप्त होती है। 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह 6.5% थी। अस्थायी जमा सुविधा दर यानी एसडीएफआर क्या होता है, तो 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में अस्थायी जमा सुविधा दर की रेट जान लीजिए 6.25% है। फिर आता है इसमें तीसरा रिवर्स रेपो दर, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई में जमाओं पर जो है ब्याज देता है, रिवर्स रेपो दर कहलाता है, ठीक है। रिवर्स रेपो दर कहलाता है। 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह दर जो है 3.35 है। एक आता है बैंक दर। बैंक दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को यानी कमर्शियल बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, बैंक दर कहलाता है, ठीक है। बैंक दर कहलाता है। इसका भी साख सृजन के विपरीत संबंध होता है। 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह दर 6.75% है। पांचवा आता है सीमांत स्थायी सुविधा दर, एमएसएफ रेट। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालीन तरलता आवश्यकता है पूर्ति हेतु जो है अपने एसएलआर के बदले आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेते हैं उन्हें एमएसएफ दर कहा जाता है। 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह दर 6.75% है, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 से शुरू हुई, और इन बैंकों में 50% पूंजी केंद्र सरकार की और 35% पूंजी जो है किसी वाणिज्यिक बैंक तथा 15% पूंजी संबंधित राज्य सरकारों की लगी होती है।
ये ग्रामीण वित्त हेतु जो है समर्पित स्थान है, ठीक है। सहकारी बैंक की बात करें तो सहकारी बैंक 3 स्तरीय होते हैं। एक होता है राज्य स्तर पर, एक होता है जिले स्तर पर और तीसरा होता है स्थानीय स्तर पर, ठीक है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिले स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख संगठन होता है। राज्य सहकारी बैंक की बात करें तो उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि ये शेष दोनों स्तरों के बैंकों का विनियमन करते हैं तथा इनका पुनर्वित्त पोषण करते हैं। कृषि में दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ये विविध उद्योगों की पूर्ति वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा IFCI की स्थापना याद रखिएगा 1939 में किया गया था। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, जिसको ICICI कहते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1964 में, ठीक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी UTI जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। सेंसेक्स, BSE और निफ्टी शेयर बाजार से तीनों संबंधित हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहते हैं, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था यह है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और उस समय 6वीं पंचवर्षीय योजना भी चल रहा था, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है अगस्त 1998 में किया गया था। नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड प्रबंधन की इकाई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि जिसको CDB कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था, ठीक है। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना किया गया था। और देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए, ठीक है। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में किया गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? 1992 में किया गया था, ठीक है। निक्की जो है ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक है। BSE जो है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE जिसको कहते हैं, एक के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप में सेंसेक्स कहा जाता है। बम्बई शेयर बाजार दलाल स्ट्रीट, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की माप जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त है, और AW फिलिप्स ने स्फीति की दर और तथा बेरोजगारी की दर के बीच एक विलोम संबंध पाया था। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो छोड़कर भारत में सार्वजनिक कितने बैंक हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक है जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली है। भारत का निजी क्षेत्र का तीसरा बड़ा बैंक एक्सिस बैंक ने शंघाई, चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है, इसे एक अवैध कार्य माना गया है। RBI ने दिसंबर 1969 से लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की है, ठीक है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। प्लास्टिक मनी की अगर हम प्लास्टिक मनी की बात करें तो नगद या मुद्रा का एक विकल्प है। प्लास्टिक मनी के उदाहरण की बात करें तो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, ATM आदि होते हैं। प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता देश ऑस्ट्रेलिया है। RBI जो है मुद्रा निर्गमन के प्रमुख कार्यों में से एक करता है, ठीक है। मुद्रा निर्गमन जो है RBI के प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रधान उधारी दर यानी PLR जिसको कहते हैं, वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय ग्राहक को ऋण देता है, ठीक है। अब कुछ बैंक है और स्थापना वर्ष, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक तो 1955 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में, नाबार्ड की स्थापना 1982, सिडबी की स्थापना 1990 में। M3 क्या होता है? तो M3 बराबर होता है M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों की सावधिक जमाएँ होती हैं। अब ब्याज की वो दर जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि को सुधार देता है, रेपो दर कहलाती है। जबकि यही प्रक्रिया जब उल्टा होती है तब ये रिवर्स रेपो दर हो जाता है। भारत में मुद्रा साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। मुद्रा साख के नियंत्रण के लिए RBI का परिमाणात्मक और गुणात्मक उपयोग, अभी ये सब बातें हो चुकी हैं, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और दूसरी बार कुल 6 बैंकों का 1980 में किया गया, ठीक है। मुद्रास्फीति ऋण वर्ग को लाभ होता है और बांड धारकों को हानि होता है जब मुद्रास्फीति की स्थिति आती है। भारत में सिक्के डालने का एकमात्र अधिकार है भारत सरकार को। काली मुद्रा से तात्पर्य है ऐसी मुद्रा से है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है, यानी कि ब्लैक मनी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंग्लिश में ब्लैक मनी।
ठीक है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता, वही ब्लैक मनी है। ये कुछ देश उनके मुद्रा के नाम, जैसे बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, नेपाल का रुपया है, इराक का इराकी दीनार है, इटली का लीरा है, वर्तमान में यूरो है, ठीक है, और थाईलैंड का थाई बाहत है। इसके अलावा वियतनाम का वियतनामी डोंग है, ईरान का रियाल है, चीन का युआन है, जापान का येन है, और भारत का रुपया है, ठीक है, तुर्की का टर्किश लीरा, मलेशिया का रिंगरिट, और दक्षिण कोरिया का दक्षिण कोरियन वान है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। अब 1991 में आर्थिक सुधार किया गया, उसके बाद की अर्थव्यवस्था देखते हैं। अभी तक 1991 के पहले देखा जाता था, ठीक है, देखा जा रहा था। देखिए, महारत्न नवरत्न का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों से संबंधित है, और इसके बाद जो है महारत्न और नवरत्न कंपनियां बनने लगी। मई 2023 तक जो है महारत्न कंपनियों की संख्या 12 हो गई, और 12 है, और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? 13, ठीक है। अगस्त 2023 में 13वें महारत्न कंपनी के रूप में ऑयल इंडिया लिमिटेड, नवरत्न कंपनी के रूप में ONGC विदेश लिमिटेड को अपग्रेड करने की अनुमति प्रदान की गई है। इससे नवरत्न कंपनियों की अब संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई। अब भारत की 13 महारत्न कंपनियां कौन है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसको कहते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया ऑफ पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड आदि। हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मीरा सेठ समिति का गठन किसके लिए किया गया था, किससे संबंधित? तो हथकरघा क्षेत्र के विकास से संबंधित है। BIFR का विस्तारित रूप बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है, जो कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड कहते हैं इसको हिंदी में। इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने 1987 में किया था। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग आता है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। इंडियन मिनरल एल 2021 के अनुसार वर्ष 2020 एवं 2021 में विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर तथा चीन जो है पहले स्थान पर आता है। कोयला का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है, ठीक है। अब स्थान और उत्पादन की बात है तो कटनी जो स्थान है वो सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। सूरत सूती वस्त्र से संबंधित, चुर्क सीमेंट उत्पादन से संबंधित है, सीमेंट उद्योग से, और ध्रुव रिएक्टर जो है कलपक्कम में स्थित है, ठीक है, यानी कलपक्कम ध्रुव रिएक्टर से संबंधित है। भारत में औद्योगिक विकास से संयुक्त क्षेत्र का विचार वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में रखा गया था। भारत में पर्यटन और होटल का विकास ITDC का कार्य होता है, ठीक है। गोल्डन हैंडशेक का संबंध जो है किससे है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है। हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत लौह इस्पात को माना जाता है। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश की बात करें तो 1991-92 से प्रारंभ हुआ था। स्थान की बात करेंगे तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पोत निर्माण से संबंधित है। मूरी झारखंड में है, एल्युमिनियम से संबंधित है। गुरुग्राम हरियाणा में मोटर गाड़ियाँ औद्योगिक केंद्र है। पनकी उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना उद्योग है, ठीक है। नगर की बात करें तो कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात, कपूरथला रेल डब्बा और बरौनी तेल शोधनशाला, सिंगरौली मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन, कजरहट चुनार उत्तर प्रदेश सीमेंट, कोयली बड़ोदरा गुजरात तेल शोधन, आणंद गुजरात दूध उत्पादन। ग्रामीण युवकों की जो है निजी नियोजनीयता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरुआत किया गया है, ठीक है। ब्याज अदायगी केंद्र सरकार के व्यय के सबसे बड़ी जो है मद है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। और बजट सरकार की जो है सरकार कोषीय राजकोषीय जो से संबंधित होता है। बजट सरकार की राजकोषीय से संबंधित होता है। भारत में व्यय कर जो होता है लगाने का सुझाव सर्वप्रथम कार्डोर ने दिया था। पैन कार्ड की अगर बात करें तो पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया कार्ड होता है जिस पर व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पैन नंबर अंकित होता है। पैन कार्ड व्यक्ति के पते को प्रमाणित नहीं करता। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में NK सिंह की नियुक्ति की गई है। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने से राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है। प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? राजकोषीय माइनस ब्याज अदायगी, तो प्राथमिक घाटा निकल के आ जाता है। बजटीय घाटा कैसे निकालते हैं? तो कुल प्राप्तियां होती है उसमें से कुल व्यय घटा देंगे, ठीक है। राजस्व घाटा जो राजस्व प्राप्तियां माने राजस्व व्यय कर देंगे। सभी घाटों में राजकोषीय घाटा सर्वाधिक बड़ा होता है। स्टाम्प शुल्क का आरोपण जो है केंद्र करता है किंतु उसका संग्रह और विनियोजन यानी कि व्यय राज्य करते हैं, ठीक है। सीमा शुल्क और
निगम कर संघीय सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और उपग्रहण किए जाते हैं। बिक्री कर पर राज्य सरकारों का अनन्य रूप से अधिकार है। संपत्ति कर, भू राजस्व कर, उपहार कर, ज्योति कर पर जो है राज्य सरकारों का अधिकार है। आय कर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि इनमें करापात और कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं। बिक्री कर में कर विक्रेता पर लगता है, किंतु अंततः वो क्रेता को अदा करना होता है, अतः ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ठीक है। मॉड वैट अथवा संशोधित यानी मूल्य वर्धित कर, वैट जिसको कहते हैं, इसका संबंध उत्पाद कर से है। मूल्य आधारित कर, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको कहते हैं, ये बहुबिंदु लक्ष्य आधारित होता है, प्रणाली है। ठीक है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है। इसे चलैया समिति की संस्तुति पर 1994 से 95 के 19 वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया था। भारत में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर लगाने वाला राज्य हरियाणा था, 2003 में इसने लगाया था। आय कर व्यक्तिगत आय पर लगाया जाने वाला कर है। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला कर होता है। उत्पाद शुल्क जो होता है देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है, और इस प्रकार उत्पाद शुल्क एक वस्तु कर होता है। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और सीमा शुल्क, सेवा कर आदि जो है सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। आय कर, निगम कर एवं संपत्ति कर ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया, जो 5 जुलाई 2004 से प्रभावी है। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। ट्रांजैक्शन शुल्क हवाई यात्रा से संबंधित है। सेन वैट का संबंध केंद्रीय उत्पादन शुल्क से होता है। ठीक है। अब प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जान लीजिए केसी नियोगित है, और इसके अलावा 15वें अभी हाल ही में जो बनाया गया एन.के. सिंह है, याद रखिएगा। भारत में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश 1996 से 97 में किया गया था। चलैया संबंध का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के सुधार से है। मनोरंजन कर केंद्र सरकार नहीं लगाती। कंपनी कर वह कर है जो कंपनी पर आयकर लगता है। शब्द बुल और बियर ये शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। भारत के शेयर बाजार के कार्य को जो है सेबी नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये को मार्च 1994 से चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। मौद्रिक नीति का संबंध भारत में आरबीआई करता है। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडई का गठन किया, और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में किया गया था। एश्योरेंस शब्द बीमा से संबंधित है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया था, और यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी है। भारत में छिपी हुई यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा जो है 2005 में प्रारंभ किया गया था। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई और निर्धन आवासों का निर्माण करना शामिल था। तमिलनाडु राज्य ने जो है सबसे पहले 1 रुपये में 1 किलोग्राम चावल योजना से शुरुआत की थी। संगम योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी। 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामों को शहरों से जोड़कर ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन कर सामुदायिक जीवन का विकास करना है। 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरुआत किया गया था। इसके अलावा कुछ योजना मिशन हैं जिनको जान लीजिए, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरुआत किया, तो 20 मई 2020 को इसको शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को। सुपोषित माह अभियान ये 29 फरवरी 2020 को। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। रोजगार गारंटी योजना 2006 में शुरुआत किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2001 में किया गया। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में किया गया। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 से जो है प्रारंभ हुआ, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कानूनी व्यवस्था है। मनरेगा 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का पुनर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किए जाने की घोषणा किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत किया गया। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एस.के. डेथ है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से शुरुआत किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 से शुरुआत किया गया था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रवर्तित आधार 12 अंकीय एक विशेष पहचान नंबर है। सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तेम्बली गांव के आधार परियोजना की सर्वप्रथम शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन परियोजना को 19 नवंबर 2007 को प्रारंभ किया गया था। पूर्व में यह योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था
वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी। 25 से 27 सितंबर 2015 को सतत विकास लक्ष्य की अवधि बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दी गई। अब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का स्थान सतत विकास लक्ष्य ने ले लिया। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ जो है केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 में किया और इसके तहत 6 से 14 आयु के वर्ग के सभी बच्चों को शामिल किया गया। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार के तथा उत्तर प्रदेश 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2000 में प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से आरंभ हुआ। ठीक है, विजन 2020 फॉर इंडिया भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है पूरा, जिसका फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, इसको पूरा कहते हैं। इसकी अवधारणा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही प्रस्तुत किया था। भारतवर्ष में केवल दिव्यांगों के लिए प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। एंड्रागोगी ये प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम है, एंड्रागोगी। ठीक है, तरुण भारत संघ की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा जो है स्थापित एक स्वयंसेवी संस्था है और राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का शुभारंभ 9 जनवरी 2014 को किया गया है। इसके अलावा नालंदा परियोजना अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है, जिसका शुभारंभ 4 मार्च 2014 को किया गया है और नालंदा परियोजना की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि नालंदा जो है बिहार में है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरुआत किया गया है, तो पूछा जा सकता है। केंद्रीय सरकार द्वारा बालिका शिशु के लिए जो है धन लक्ष्मी योजना प्रारंभ किया गया। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1994 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि इसका गठन कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना इसका प्रमुख कार्य। वित्त आयोग क्या है, तो संवैधानिक निकाय है, जबकि नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। प्लानिंग एंड द पुअर इस पुस्तक के लेखक हैं BS मिन्हास। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी को जो है 1 अक्टूबर 2011 से लागू किया गया। कापाड का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से है। आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षना में दिया गया था। अर्थशास्त्री रैगनर नर्कसे की पुस्तक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि ये इनके लेखक कौन है, रैगनर नर्कसे, ये याद रखिएगा। 31 मार्च 2023 को विदेश व्यापार नीति 2023 घोषित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहा जाता है। फेमा, जिसका फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जैसे यानी कि फेमा के स्थान पर फेरा 2002 से पूर्ण रूप से लागू हो गया। आयात निर्यात यानी कि एग्जिम बैंक का गठन जो है ये 1982 में किया गया था। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि आयात महंगे और निर्यात क्या होते हैं, सस्ते हो जाते हैं। जहां मांग की पूर्ति अधिक होती है वहां क्रेता का बाजार कहलाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की स्थापना 2003 में हुई थी। कल्चर्ड मोती का उत्पादन जापान का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक का जो है वार्षिक प्रकाशन होता है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, एगमार्क का प्रमाणन चिन्ह है। एगमार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग का आयोग का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका गठन 1957 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की बात करें तो दिसंबर 2005 में शुरू किया गया। JNNURM यानी कि वही जवाहरलाल राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना का स्थान 2015 से प्रारंभ अमृत नामक योजना ने ले लिया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की विश्व जनसंख्या में 17.5% की भागीदारी है। हरित क्रांति की बात करें तो स्वामीनाथन संबंधित है। कराधान से संबंधित कौन है, LK झा हैं। अर्थशास्त्री इसमें से तो CT कुरियन एक अर्थशास्त्री हैं। मोरारजी देसाई की बात करेंगे तो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण करना, ये मोरारजी देसाई से संबंधित है। ठीक है, गोपरैया समिति की बात करें तो इनका संबंध बैंकिंग सेवा सुधार से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है लघु उद्योग से है। मीरा सेठ समिति का संबंध जो है हथकरघा विकास से है। तारापोर समिति का संबंध रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से है। राजा चलैया का संबंध कर सुधार से है। ठीक है, तो ये सभी सुधार एक साथ हो गए, इसको भी याद रखिएगा, इसमें से पूछा जा सकता है। रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटाकर साणद ले जाने का निर्णय लिया था। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। पैन के प्रारंभ में 5 अक्षर होते हैं जैसे कि AFZPK,
फिर इसके बाद नंबर फिर क्या होता है, अब इसमें पी जो होता है वो व्यक्तिगत को दर्शाता है, यानी पर्सनल को दर्शाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए दुर्घटना बीमा 1,00,000 रुपये 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों पर 2,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा एवं जीवन बीमा 30,000 रुपये प्रदान करता है। 2015 में प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है। ठीक है। अब वैश्विक कृषिगत उत्पादन में शीर्ष देशों की बात करते हैं। 2021 का डाटा है, लेटेस्ट डाटा। तो चावल उत्पादन में पहले स्थान पर चीन आता है, दूसरे स्थान पर भारत आता है, तीसरे स्थान पर बांग्लादेश है। ठीक है। चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवें पर वियतनाम। गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर फिर भारत, तीसरे पर रूस, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका। मक्का में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पर है, चीन दूसरे पर है, ब्राज़ील तीसरे पर है, अर्जेंटीना चौथे पर है, यूक्रेन जो है पांचवें पर आता है। जौ उत्पादन में रूस पहले पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर, फ्रांस तीसरे पर है, जर्मनी जो है चौथे पर आता है, पांचवा जो है यूक्रेन का नंबर आता है। ज्वार उत्पादन में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, नाइजीरिया दूसरे स्थान पर, भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है। दलहन उत्पादन में देखेंगे तो भारत पहले स्थान पर आता है, पोलैंड जो है दूसरे पर है, फ्रांस तीसरे पर है। मूंगफली उत्पादन में अगर देखेंगे तो चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर, नाइजीरिया तीसरे स्थान पर आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे स्थान पर है। मस्टर्ड सीड की बात करेंगे तो नेपाल जो पहले स्थान पर है, रूस दूसरे स्थान पर, कनाडा तीसरे स्थान पर, म्यांमार जो है ये चौथे स्थान पर आता है। सोयाबीन उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर, अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर, चीन चौथे स्थान पर और भारत का स्थान इसमें पांचवा आता है। ठीक है। सूरजमुखी के उत्पादन में बीज में यूक्रेन पहले स्थान पर आएगा, रूस दूसरे स्थान पर आएगा, अर्जेंटीना जो है तीसरे स्थान पर। गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर भारत है, याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर चीन आता है। कपास उत्पादन में भारत पहले स्थान पर आता है, दूसरे पर चीन आता है। जूट उत्पादन में भारत पहले स्थान पर आता है, दूसरे बांग्लादेश आता है। आलू उत्पादन में चीन पहले स्थान पर आता है, दूसरे पर भारत आता है। ठीक है। यूक्रेन तीसरे पर है। प्याज सूखी उत्पादन में भारत पहले पर है, चीन दूसरे पर स्थान पर है। ठीक है। इसके अलावा टमाटर उत्पादन में अगर हम देखेंगे तो चीन पहले पर है, भारत दूसरे पर है। सेब उत्पादन में चीन पहले पर, तुर्की दूसरे पर है, इसमें पाँचवें नंबर पर जो है सेब उत्पादन में भारत आता है। केला उत्पादन में भारत पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर आता है। नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर फिलीपींस और तीसरे स्थान पर भारत आता है। अंगूर उत्पादन में चीन पहले स्थान पर आता है, इटली दूसरे स्थान पर आता है। अंगूर उत्पादन में भारत का स्थान 7वां है। ठीक है। संतरा उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर आता है। चुकंदर उत्पादन में रूस पहले स्थान पर, फ्रांस दूसरे स्थान पर आता है। मसाले उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, इथियोपिया दूसरे स्थान पर, बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है। चाय उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है, केन्या तीसरे स्थान पर है। कॉफ़ी के उत्पादन में जो हरी वाली होती है ब्राज़ील पहले स्थान पर है, वियतनाम दूसरे स्थान पर है। तंबाकू के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर ब्राज़ील आता है। ठीक है। कोकोआ बीन्स के उत्पादन में कोटे डी आइवरे जो है पहले स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर घाना है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया। रबर जो प्राकृतिक उत्पादन में थाईलैंड पहले स्थान पर आता है, सेकंड नंबर पर इंडोनेशिया है, इसमें पाँचवें स्थान पर भारत आता है। ठीक है। कुल दूध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। अब इसके बाद खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या विपणन सत्र 2023-24 की हम बात करेंगे। ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जिसको कहते हैं, वह मूल्य है जिस पर सरकार कृषि उत्पादों को क्रय करने हेतु जो है तैयार रहती है, यानी कि खरीदने के लिए तैयार रहती है, उसको हम कहते हैं एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह सुनिश्चित करता है कि कृषि उत्पादों की कीमत अब एमएसपी से नीचे नहीं जाएगी। ठीक है। यानी जितना निर्धारित कर दिएगा उससे नीचे नहीं जाएगा। यह है कृषकों को सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करता है। इस मूल्य के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन देकर खाद्य सुरक्षा को जो है भाई बढ़ावा दिया जाता है। 7 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के दौरान सभी स्वीकृत खरीफ फसलों के हेतु जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है। विपणन सत्र 2023-24 के लिए सामान्य श्रेणी के धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 143 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जिससे सामान्य श्रेणी के धान का अब न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़कर 2183 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। धान ए श्रेणी के एमएसपी में 143 रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे इसका मूल्य 2203 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। सर्वाधिक वृद्धि जो है तिल 805 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन के मूल्य में किया गया। ठीक है। उसके बाद मूंग में 803 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि के संदर्भ में दूसरे स्थान पर आता है।
अब इसमें देख लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ इसी तरीके है। तो इसमें धान का आप पता ही हो गया, धान का 23-24 में 2183 रुपये है, ग्रेड ए में 2203 रुपये आता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, कृषि उत्पादन की तृतीय अग्रिम अनुपात 2022-23 की अगर हम बात करें तो मई 2023 में, ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022-23 के संदर्भ के प्रमुख फसलों के तीसरे अनुमान जो है अग्रिम अनुमान जारी किया गया। अब जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 330.5 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जो 21-22 के दौरान उत्पादित खाद्यान्न की तुलना में 14.9 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। 22-23 के दौरान जो है चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 135.5 मिलियन मीट्रिक टन का अनुमानित है, जो विगत वर्ष की तुलना में 6.7 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। 2022-23 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन 112.7 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है, जो विगत वर्ष के उत्पादन की तुलना में 5 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। 2022-23 के अवधि में मक्के का उत्पादन 35.9 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है, जो विगत वर्ष के उत्पादन की तुलना में 2.18 मिलियन मीट्रिक टन जो है अधिक है। मोटे अनाज के क्षेत्र में कुल उत्पादन 2022-23 में 54.75 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3.65 मिलियन टन अधिक है, ठीक है, मिलियन मीट्रिक टन जो है अधिक है। दलहन का उत्पादन 27.5 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया, ठीक है, और जो कि विगत वर्ष की तुलना में 0.2 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। तिलहन उत्पादन में कुल लगभग 41 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 2021-22 के दौरान होने वाले तिलहन उत्पादन से 3.3 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। इसके बाद गन्ने का कुल उत्पादन 494 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 54.8 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। कपास के उत्पादन में 34.35 मिलियन गांठें प्रति गांठ 170 किलोग्राम की होती है, तथा जूट एवं मेस्ता का उत्पादन 9.4 मिलियन गांठें प्रति ग्राम 180 किलोग्राम की होती है, यह अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। सब्जी उत्पादक के शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर बिहार, पांचवें स्थान पर महाराष्ट्र आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फल उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों में तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश आता है, चौथे मध्य प्रदेश, पांचवें पर गुजरात आता है, ठीक है, फल उत्पादन में। इसके अलावा समग्र बागवानी उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों की बात करेंगे तो समस्त बागवानी उत्पादन में अगर हम देखते हो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे महाराष्ट्र, पांचवें पर गुजरात आता है, ठीक है। बागानी फसल में अगर हम देखेंगे तो बागानी फसल में पहले पर आता है कर्नाटक, दूसरे पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश, पाँचवा नंबर आता है उड़ीसा का। मसाला उत्पादक 5 राज्यों की बात करेंगे तो उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ जाएगा, ठीक है, 2021-22 का डाटा। राजस्थान दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरे स्थान पर, कर्नाटक, फिर इसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है। समग्र फूल उत्पादन श्रेणी में अगर देखेंगे 5 राज्य तो पहले स्थान पर तमिलनाडु आता है, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर पश्चिम बंगाल, पांचवें पर गुजरात आता है, ठीक है। इसके अलावा फल सब्जी मसाला बागान फसलों के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य देख लीजिए इस तरीके से। कुल फलों की अगर श्रेणी में बात करेंगे तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। केला उत्पादन में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। आम उत्पादन में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, कर्नाटक। अमरूद में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके बाद अमरूद में हो गया, अंगूर में महाराष्ट्र पहले स्थान पर, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। मस्क मेलन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान आएगा, इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश का नंबर। पपीता उत्पादन में गुजरात पहला नंबर, आंध्र प्रदेश का दूसरा नंबर, मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर। कुल फूल उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पर आता है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश दूसरा तीसरा आते हैं। कुल सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक। बैगन उत्पादन में पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर गुजरात। अब इसके अलावा फिर 3 अग्रणी उत्पादक देश देख लीजिए। सेब उत्पादन में अभी बात किया, चीन पहले स्थान पर, तुर्की दूसरे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर। केला उत्पादन में भारत पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, ठीक है। अंगूर उत्पादन में चीन पहले स्थान पर, इटली दूसरे स्थान पर। मसाला उत्पादन में भारत पहले स्थान पर, इथियोपिया दूसरे स्थान पर। संतरा उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर। तंबाकू उत्पादन में चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर। रबड़ प्राकृतिक की बात करें, थाईलैंड पहले स्थान पर, इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर। चुकंदर में रूस पहले स्थान पर और फ्रांस दूसरे स्थान पर आता है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान और भारत जो है दूसरे स्थान पर।
प्याज उत्पादन में भारत पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर। आलू उत्पादन में चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर। टमाटर उत्पादन में चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर आता है। केंद्रीय बजट जारी किया गया है 1 फरवरी 2023 को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया है। संसद में 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा तथा अमृतकाल का पहला आम बजट है, जो कि विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लक्ष्य की दिशा की ओर अग्रसर है। और इस बजट का लक्ष्य की अगर हम बात करेंगे तो समग्र एवं दीर्घ दृष्टिकोण के साथ बीते 9 वर्षों में तैयार की गई नींव को मजबूती देते हुए अब 70 से अर्थात 7 प्राथमिकताओं को जो है आगे बढ़ाना है। ठीक है। चालू वित्त वर्ष अवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, जो कि सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से जो है क्या है, सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से सर्वाधिक है। कोविड-19 महामारी के दौरान जो है 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए जो 28 महीने हेतु मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति करने योजना के साथ सुनिश्चित किया गया, जो कि इसलिए कि कोई भूखा न सोए। अपने इसी प्रतिबद्धता को जारी करते हुए खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने से सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष हेतु सभी अंत्योदय प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कराने की योजना को 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया। विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख हो गई है। साथ ही इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा और यह विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। सरकार द्वारा आर्थिक एजेंडे को 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहला, नागरिकों विशेषकर युवा वर्गों को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने हेतु व्यापार पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विकास एवं रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। तीसरा है बृहद आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करना। ठीक है। भारत तक की यात्रा में अमृतकाल के दौरान जो है निम्नलिखित 4 मौके पर रूपांतरकारी हो सकते हैं। पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसको पीएम विकास के नाम से जानते हैं। तीसरा है पर्यटन। चौथा है हरित विकास के नाम से। ठीक है। बजट की क्या क्या प्राथमिकताएं, तो 7 प्राथमिकताएं जिसको 70 की भांति कार्य करेंगे और 7 प्राथमिकताएं निम्न है। समावेश विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, इसके अलावा हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, 3 और आते हैं। ठीक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश तथा दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है उसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जो है बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि ऋण की बात करें तो इसके लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक का बढ़ाया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन वर्ष 2047 तक ये रखा गया है। ठीक है, जिसके लिए शुरुआत किया जाएगा मिशन। प्रभावी पूंजीगत व्यय, केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। ठीक है। ई न्यायालय, न्याय के प्रशासन की दक्षता लाने हेतु 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू की जाएगा। मिष्टी योजना, यह वनारोपण में भारत को मिली सफलता आधार पर तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार हो मैंग्रोव पौधरोपण के लिए जो है तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए जो मैंग्रोव पहल यानी कि मिष्टी की शुरुआत किया जाएगा। अमृत धरोहर जो है आर्द्र भूमि जैव विविधता को धारण करने वाली अति महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। वर्तमान में देश में रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई है, जबकि वर्ष 2014 से पहले इनकी संख्या मात्र 26 थी। सरकार अमृत धरोहर स्कीम के माध्यम से इनके विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को जो है बढ़ावा देगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु जो है 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। 1 फरवरी 2023 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023-24 के लिए बजट अनुमान जो है 45 लाख करोड़ रुपए है। कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो प्राप्तियों में 58% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष 41.5% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का आता है। इसी तरह कुल व्यय में अगर 77% हिस्सा राजस्व खाते में है पर जबकि 22% हिस्सा जो है पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। ठीक है। तो इस तरीके से राजस्व की प्रवृत्तियाँ दिखाई गई हैं। वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक का वार्षिक आय वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते। ठीक है। नई कर जो अभी व्यवस्था किया गया है, अतः रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी किया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक का वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा प्रस्ताव मध्यम आय वर्ग से संबंधित है। वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू करते हुए 6 आय कर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर जो है व्यवस्था शुरू की गई है। वर्तमान में स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए
और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, नई कर दरें कुछ इस तरीके से हैं। 3 लाख तक अगर रुपये वित्तीय वर्ष अगर हो जाए आपका कुल आय, तो जो है दर जो टैक्स लगेगा वो शून्य लगेगा। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक के में 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख तक के 9 लाख रुपए तक का 10% टैक्स, 9 लाख से 12 लाख तक के 15% टैक्स, 12 लाख से 15 लाख तक के 20% टैक्स, और 15 लाख से अगर अधिक है तो 30% टैक्स जो है लगेगा। पुरानी जो व्यवस्था थी उसके तहत अगर देखें तो 2.5 लाख तक के शून्य था, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर जो है 30% लगता था। ठीक है, इस तरीके से कुछ कर प्रवृत्ति है। अब इसमें कुछ प्रमुख योजनाओं के लिए कुछ रुपए आवंटन किए गए हैं, तो इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 60,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए जो है 36,785, ये संशोधित वाला है। जल जीवन मिशन याद रखें 17,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,953 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए। पीएम किसान योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत सरकार योजना, भारत रोजगार योजना के लिए 2,273 करोड़ रुपए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आवंटित किया गया। उत्तर प्रदेश का बजट अनुमान की बात करेंगे तो 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। 6.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह बजट अनुमान $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सधा हुआ एक कदम है। ठीक है, बजट में युवाओं के लिए नई योजनाएं शामिल की गई हैं जो रोजगार बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत दे देंगी। त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास को समर्पित यह बजट अनुमान 6,90,000 करोड़ रुपए तक का अब तक का सबसे बड़ा तथा अमृतकाल का पहला बजट अनुमान है जिसके केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रखा गया है। ठीक है, बजट में 32,721 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं सम्मिलित की गई। विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार का बढ़ता हुआ बजट आकार कुछ इस तरीके से। ठीक है, व्यय के बजट में अगर देखा जाए तो 6,90,000 करोड़ रुपए व्यय अनुमानित है, जिसमें 5,02,354 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का व्यय और 1,87,888 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय शामिल है। ठीक है, प्राप्तियों में अगर देखेंगे तो 2023-24 में सरकार द्वारा कुल 6,83,092 करोड़ रुपए की प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अब जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, जैसे राजकोषीय घाटा जान लीजिए, जो अनुमानित सकल राज्य उत्पाद का है 3.48% राजकोषीय घाटा, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई, तो देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है, जो कि उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो विकसित विकास दर से जो है देश के विकास दर से ज़्यादा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर 19% अनुमानित है। 2017 से पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर 14.4 थी, वर्तमान में घटकर 4.2% हो गया है। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन संपन्न हुआ। अधिकांश समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा 16%, इलेक्ट्रॉनिक पर 12%, औद्योगिक पार्क पर 11%, शिक्षा पर 9% और लॉजिस्टिक पर जो है 9% किए गए। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 देशों के समूह में होने वाली बैठकों में 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में किया गया। ठीक है, तो इसके अगर हम बात करें तो इसमें लाभार्थियों के द्वारा धन हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश जो है देश में प्रथम स्थान पर आता है। गन्ना एवं चीनी उत्पादन, एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये कुछ है बजट का अनुमान, जिसको रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ से जाता है, तो इस तरीके से देख लीजिएगा। हम आगे की तरफ चलते हैं। कृषि निवेशों पर किसानों का देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से जो है भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य जो है बन गया। ठीक है, अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया जाएगा। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26.2 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया।
वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और राज्य में अधिकाधिक रोजगार सृजन है तो उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रख्यापित किया गया। ठीक है। टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना का विस्तार करते हुए लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में 2 करोड़ टैबलेट अथवा स्मार्टफोन का वितरण किया गया। योजना के लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा नीति 2022 18 नवंबर 2022 को अधिसूचित किया गया। अनुमानतः ये 5000 करोड़ रुपए निवेश किया गया। 50,000 प्रत्यक्ष एवं 1 लाख जो है अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन इसमें बात कही गई। केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के क्रियान्वयन हेतु जो है 510 करोड़ रुपए माध्यमिक शिक्षा के तहत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। देश में पहली बार कृषि विश्वविद्यालय यानी कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को नेक रैंकिंग प्रदान किया गया है। विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। देवीपाटन मंडल में मां पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना 50 करोड़ रुपए की यहाँ व्यवस्था प्रस्तावित है। मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना 50 करोड़ रुपए यहाँ प्रस्तावित किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण में प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र 9.23% आता है। वर्ष 2023 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। ठीक है। इसके अलावा निर्माण एवं कामगार मृत एवं दिव्यांग सहायता योजना की अगर हम बात करें तो इसमें निर्माण एवं कामगार मृत एवं विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना और निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुए निर्माण कामगार मृत एवं दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया। ठीक है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए जो 5 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में दिया जाएगा और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए 2 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। तथा अंत्येष्टि जो है 25,000 रुपये जो है एकमुश्त देय है। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 2021-22 त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.64%, प्रचलित कीमतों पर 16.76% रही है। स्थायी कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2021-22 के बीच 5.212% की वृद्धि जो है चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है, जबकि प्रचलित कीमतों पर उक्त अवधि में 9.74% CAGR से बढ़ा है। ठीक है। प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में वृद्धि दर क्रमशः 14.5%, 10.3%, 6.5% रहा है एवं प्रचलित कीमतों पर क्रमशः 16.16%, 14.9%, 14.2% रहा है। तो इस तरीके से इसमें अगर देखें तो कुल उत्पाद का योगदान 2020-21 में 8.4% था और अब बढ़कर 9.9% हो गया है। तो इसमें इतना कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा हम बताएंगे। चलिए ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में सर्वाधिक 17.46% खाते खोले हुए देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। स्टैंड अप इंडिया योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में दिए जा रहे ऋण में अधिकांश हिस्सेदारी लघुकालीन कृषि गतिविधियों की है। इसके अलावा ये कुछ डाटा दिया गया है। ठीक है। प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन उत्पादन और उत्पादकता दिया गया है, जो कि इसमें आपको जानने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। अब वस्तु एवं सेवा कर से जान लेते हैं। परिचय की बात करें तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल व्यवहार बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है। ठीक है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर अब प्रभावी हो गया है। GST जिसको हम GST कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये एक अप्रत्यक्ष टैक्स है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एकल कर जो है संरचना यानी कि अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में को स्थापित किया है। GST पूरे देश में एक समान दर से लागू होने के कारण संपूर्ण भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देने और उपभोक्ता एवं उत्पादकों का हितों का जो है संरक्षण भी करता है। ठीक है। इसके अलावा 2 घटक हैं, ये याद रखिएगा GST में। एक है केंद्रीय GST यानी कि CGST, एक है राज्य GST जिसको SGST कहते हैं। किसी राज्य क्षेत्र में हुए लेन देन पर केंद्र और राज्य दोनों साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं। केंद्र CGST लगाता है और कर संग्रह करता है, जबकि राज्य SGST लगाते हैं और उसका संग्रह करता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269(1) के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST भी लगाया जाता है। ये CGST और SGST के योग के बराबर होता है। इसे केंद्र लगाता और संग्रहित करता तथा केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वितरित किया जाता है।
जीएसटी में शामिल कर कौन कौन से है, तो केंद्रीय कर आता है, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, इसके अलावा सेवा कर आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार एवं उपकर आते हैं, ठीक है। राज्य कर के अंतर्गत देखा जाए तो राज्य मूल्यवर्धन कर, जिसको वैट कहते हैं, बिक्री कर, ठीक है, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी सट्टा या जुए पर कर आते हैं। अब क्षतिपूर्ति की बात करें तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 में जीएसटी के लागू होने के कारण राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार जीएसटी की वजह से हुए राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्यों को केंद्र द्वारा 5 वर्ष तक दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति हेतु आधार 2015-16 है। जीएसटी परिषद की बात करें तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 279 जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अधिनियम के लागू होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर आदेश द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के परिषद का गठन करेंगे। इसी अनुपालन में 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन को अधिसूचित किया गया है। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। जीएसटी परिषद को जीएसटी पर निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्राप्त है। संरचना की बात करेंगे तो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं सदस्यों में से कोई एक परिषद द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। सदस्य में बात करें तो पहला होता है केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व वित्त प्रभार, दूसरे होते हैं राज्यों के वित्त या कर मंत्री हुए जिन्हें राज्य नामित करें। वस्तु एवं सेवा कर की दरें की बात कर लेते हैं जीएसटी की। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो 5 भागों में बांटा गया है सेवाओं, वस्तु एवं सेवा कर। शेष वस्तु एवं सेवा कर 5%, 12%, 18% और 28% जो है कर लगाने का प्रावधान किया गया, ठीक है। जीएसटी के अंतर्गत 40 लाख रुपए, पहले 20 लाख रुपए था, तक का वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। 40 लाख रुपए से अधिक तथा 1.5 करोड़ रुपए से कम का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान है। अब कुछ विविध चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। आर्थिक समृद्धि के माप के लिए जो है प्रति व्यक्ति आय को ही लिया जाता है, ठीक है। और सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन 1867 में किया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2020-21 में सकल घरेलू बचत जीडीपी का 28.2% थी, जिसमें घरेलू क्षेत्र का योगदान 22.2%, निजी निगम क्षेत्र का योगदान 10% तथा सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 4% था, ठीक है, -4% था। प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि कर दर का प्रयोग किया था। और जननांकीय संक्रमण की 3 चरणीय प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला, प्रथम चरण में जन्म दर से उच्च दर होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च दर बनी रहती है। द्वितीय चरण में जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। तृतीय अवस्था में निम्न दर के साथ जो है निम्न दर मृत्यु दर की कमी आती है। 31 मई 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में जीडीपी वृद्धि दर 7.2% अनुमानित है, जबकि 2021-22 के लिए यह 9.1% अनुमानित है। सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है बढ़ता जाता है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक भूटान ने चुना है। मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन राज्यों में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने किया था। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था, ठीक है। भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम हो रहा है और भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था पूरा समाप्त। इसके अगले वाले वीडियो में हम इसका अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।